नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हथियार की जिसकी कहानी दशकों तक एक राज बनी रही। सोचिए, एक ऐसा मूक प्रहरी जो समंदर की अथाह गहराइयों में रहकर देश की हिफाजत करता है। जी हाँ, ये कहानी है भारत की अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत की। इसकी कहानी की जड़ें जाती हैं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में। उस वक्त माहौल बहुत गर्म था और ठीक उसी समय समंदर में कुछ ऐसा घटा जिसने भारत की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस उस एक घटना ने एक ऐसे टॉप सीक्रेट नेशनल प्रोजेक्ट को जन्म दिया जो 40 साल तक चला। एक ऐसा मिशन जिसका सिर्फ एक मकसद था, भारत को समंदर की गहराइयों में वो ताकत देना जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति अनदेखा न कर सके। तो हुआ ये कि अमेरिकी नेवी का न्यूक्लियर पावर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज सीधा बंगाल की खाड़ी में आ खड़ा हुआ। अब ये अमेरिका की तरफ से एक तरह की पावर प्ले थी, एक धमकी थी, और इस एक घटना ने भारत को आईना दिखा दिया कि हमारी समुद्री सीमाएं कितनी असुरक्षित थीं। इस टकराव ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, अगर भारत को अपनी आज़ादी और संप्रभुता बचानी है तो उसे एक ऐसे अजेय हथियार की जरूरत पड़ेगी जो अदृश्य हो, जो समंदर की गहराइयों से पलटवार कर सके। और बस यहीं से भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट का आइडिया पैदा हुआ। और इस जरूरत का जवाब था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और पूरी तरह से सीक्रेट प्रोजेक्ट। कोडनेम था एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल या एटीवी प्रोजेक्ट, जिसका सीधा सा लक्ष्य था भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाना। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस सपने को सच करने में पूरे 4 दशक लग गए, मतलब एक पूरी पीढ़ी। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, 1974 में प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, फिर 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट ने इसे एक नई डायरेक्शन दी, और आखिरकार 42 साल के लंबे सफर के बाद 2016 में आईएनएस अरिहंत नेवी का हिस्सा बनी। वाकई भारत के दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय कहानी है ये। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे खास बात है वो ये कि ये कोई सरकारी मिशन भर नहीं था। ये असल में भारत के बेस्ट माइंड्स का एक संगम था। एक तरफ डीआरडीओ और बार्क जैसे सरकारी संस्थान, तो दूसरी तरफ लार्सन एंड टूब्रो और टाटा पावर जैसी प्राइवेट कंपनीज, सब एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए। सही मायनों में ये एक नेशनल एफर्ट था। और सालों की इसी मेहनत का नतीजा था आईएनएस अरिहंत। संस्कृत में अरिहंत का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और ये नाम इस सबमरीन के मकसद को एकदम सटीक तरीके से बताता है। अरिहंत को एसएसबीएन क्लास में रखा जाता है, यानी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन। देखिए, इसका असल काम जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से ही रोक देना है। ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अब जरा इसकी कुछ जबरदस्त ताकतों पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चलती है, तो इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। इसकी इकलौती सीमा है क्रू के लिए खाने पीने का सामान। ये 450 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जिससे ये दुश्मन के हर तरह के रडार और सोनार की पकड़ से पूरी तरह बाहर रहती है। और सबसे अहम, ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। मतलब ये गहरे समंदर से ही बहुत दूर के ठिकानों को निशाना बना सकती है। और टेक्नोलॉजी का विकास यही नहीं रुका। जैसा कि हम देख सकते हैं, बाद में जो अरिहंत स्ट्रेच मॉडल आए, उनमें मिसाइल ले जाने की कैपेसिटी को सीधा डबल कर दिया गया। इसका मतलब है पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर जवाबी हमला करने की क्षमता। तो ठीक है, ये सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो हो गए, लेकिन इनका स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है? इसका जवाब है परमाणु त्रय, यानी न्यूक्लियर ट्राइड को पूरा करना। जरा सोचिए, अगर किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो वो देश ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसके पास पलटवार करने की ताकत बची है? बस यही वो बड़ा रणनीतिक सवाल है जिसका जवाब न्यूक्लियर ट्रायड है। एक न्यूक्लियर ट्रायड के 3 पिलर होते हैं। पहला, जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, दूसरा, हवा से परमाणु हथियार ले जाने वाले बॉम्बर प्लेन्स, और तीसरा, जो कि सबसे अहम और सबसे सुरक्षित पिलर है, समंदर की गहराइयों में छिपी न्यूक्लियर मिसाइलों वाली सबमरीन्स। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सबमरीन्स अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। अगर दुश्मन पहला वार करके हमारे जमीनी और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी समंदर की गहराइयों में छिपी ये पनडुब्बी एक ऐसा जबरदस्त जवाबी हमला करेगी जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की होगी। और बस यही डर किसी भी हमले को होने से रोक देता है।
और इस बात को एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन ने क्या खूब कहा है। उनके मुताबिक एक बार अरिहंत समंदर में उतर गई तो उसे ट्रैक करना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से इनविजिबल है, अदृश्य है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही चीज इसे न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे भरोसेमंद हिस्सा बनाती है। तो इस नई ताकत ने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में पावर के पूरे खेल को कैसे बदल दिया? चलिए अब इसके जियोपॉलिटिकल असर को समझते हैं। वाइस एडमिरल संजय महिंद्रा का यह बयान इसका स्ट्रेटेजिक फायदा बिल्कुल साफ कर देता है। अरिहंत की मिसाइलों की रेंज इतनी जबरदस्त है कि ये बंगाल की खाड़ी के सेफ जोन में रहकर ही भारत के विरोधियों को अपनी जद में ले सकती हैं। इसे गश्त करने के लिए दुश्मन के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये सिर्फ एक सबमरीन की कहानी नहीं है। आईएनएस अरिहंत के बाद आईएनएस अरिघात भी सर्विस में है और 2 और सबमरीन्स टेस्टिंग के अलग अलग फेजेस में हैं। तो ये भारत की एक लगातार बढ़ने वाली ताकत है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब भारत के पास इतनी बड़ी ताकत आई तो आस पड़ोस में हलचल तो मचनी ही थी। पाकिस्तान तो एकदम बौखला गया। वो इसे एक रेड फ्लैग की तरह देखता है जिससे पूरे इलाके में अस्थिरता आ सकती है। और उधर चीन, जो खुद एक बहुत बड़ी नेवल पावर है, वो भी बहुत करीब से सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। उसे भी पता है कि अब उसके बड़े बड़े शहर भारत की समुद्री ताकत की जद में आ चुके हैं। ये कामयाबी भारत को एक बहुत ही एलीट ग्लोबल क्लब का हिस्सा बनाती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके के बाद भारत दुनिया का सिर्फ 6ठा देश है जिसने खुद अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाई भी है और उसे ऑपरेट भी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। तो अंत में एक सवाल कि जब एक अदृश्य प्रहरी समंदर की गहराइयों में चुपचाप गश्त लगा रहा हो, तो क्या हिंद महासागर में शक्ति के मायने हमेशा के लिए नहीं बदल जाते? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को तय करता रहेगा।